नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, टॉपिक देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है कि आपके जो एनसीईआरटी में नियम दे रखे हैं वो करेंगे। इसके अलावा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर एक एनसीईआरटी के अंदर एक नियम नहीं दिया रखा है, उसमें भी मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूंगा उसके बारे में। ठीक है, प्रश्न कई बार कंपटीशन में आ सकता है। इसके अलावा कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक संयोजन हमें पता ही है क्या है। जब भी कोई क्रिया करते हैं एक, ठीक है ना, कोई एलिमेंट क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, तो उनका किस तरह जुड़ते हैं इसी बारे में रासायनिक संयोजन नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी एक पदार्थ है, द्रव्य है, न तो हम उसको बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम किसने दिया? एंटोइन लाउजिए ने दिया। कब दिया? 1789 में दिया। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन किया और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी दहन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। किस पर आधारित था इनका नियम? दहन अभिक्रियाओं पर आधारित था। निष्कर्ष पर क्या पहुंचे? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रसायन विज्ञान की बाद की कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित है। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के यथार्थपरक मापनों में लाउजिए द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ। यानी जितने भी आगे के नियम है वो इस पर आधारित है। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करे तो द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ आपसे कि भौतिक परिवर्तन के अंदर द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, यानी तो आपको एक बर्फ का टुकड़ा लेना है, ठीक है ना, बर्फ होती है सॉलिड रूप में, उसको तोलना है, फिर है ना उसको गर्म करना है। गर्म ऐसी परिस्थितियों में करना है कि वो भाप बनकर ना उड़े। ठीक है ना, किसी बंद फ्लास्क के अंदर या बंद किसी बीकर के अंदर बंद परिस्थितियों में इसको गर्म करेंगे तो इसका बनेगा जल, H2O। ठीक है ना, फिर गैस रूप में, तो इसका जो हमारे पास x ग्राम आया मान लो, तो जल है, जल को गर्म करने के बाद भी x ग्राम आना चाहिए, तभी यह सिद्ध करता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अदरवाइज कुछ मॉलिक्यूल्स है भाप बनकर उड़ गए, सही से प्रयोग नहीं किया तो ये बराबर नहीं होंगे। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है तब अगर गैस भाप बनकर न उड़ने दे तो बर्फ और जल इक्वल होंगे। ठीक है ना, यह है भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा हम देखें कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर भी क्या ये नियम लागू होता है। तो एक लेंडोल्ट ट्यूब आती है, ठीक है ना, वैज्ञानिक लेंडोल्ट ने इस पर काम किया था। लेंडोल्ट ट्यूब ऐसी होती है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह होती है लेंडोल्ट ट्यूब। इसमें क्या क्या वैज्ञानिक ने यहाँ पर तो ले लिया NaCl कुछ तोल कर, ठीक है, NaCl मान लो कुछ x ग्राम ले लिया, ठीक है, और इधर ले लिया AgNO3, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये मान लो y ग्राम है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये x ग्राम और ये y ग्राम बना। ठीक है, कुछ देर बाद क्रिया हुई इनके बीच, क्या हुई? रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद क्या बना? हमें पता है कि रिएक्शन से क्या बनता है, NaCl है, ये AgNO3 से जब क्रिया करता है तब क्या बनता है आप बता सकते हैं? तो एक तो AgCl बनता है, ठीक है, जो व्हाइट VPT प्राप्त होती है, इसके अलावा NaNO3 बनते हैं। मान लो कि ये x डैश ग्राम बना और ये y डैश ग्राम बना, तो जो शुरू में ये दोनों तोला था और ये तोला था, इसको मिक्स करने के बाद तो रासायनिक परिवर्तन में ये और ये बराबर होगा, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, और ये दोनों बराबर थे। यानी ये हम कह सकते हैं कि x ग्राम x प्लस वाई इक्वल टू x डैश प्लस वाई डैश, ये दोनों बराबर हुए। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा जोड़ दे तो इन दोनों की आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है, कोई 3 मात्रा आपको दे दी और एक पूछ ली, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपको ये 2 ये दे दिए और एक x डैश दे दिया और y डैश पूछ लिया, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना, ये घटा लो, घटा लेंगे, जो बचेगी वो y डैश की मात्रा आ जाएगी। या मान लो x दे दिया y न दिया और बनने वाले 2 प्रोडक्ट दे दिए, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़कर ये घटा लेना है और जो जो पूछा है वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये था लाउजिए का नियम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया। ठीक है ना, पहले इतना याद रखना है कि जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया और उन्होंने क्या कहा, किसी यौगिक के में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। कोई कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर जो अनुपात है वो निश्चित होता है, समान होता है। ठीक है, और प्रॉस्ट ने
क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूने ने सैंपल लिए, उनके साथ प्रयोग किया। इसमें एक तो था नेचुरल था, एक था संश्लेषित, यानी एक तो आर्टिफिशियल या ह्यूमन मानव द्वारा निर्मित था, एक प्राकृतिक था। उन्होंने इसके अंदर संगठन देखा विभिन्न एलिमेंट का और देखा कि इस तरह प्राप्त हुआ। तो ये नमूना था क्यूप्रिक कार्बोनेट का, एक था प्राकृतिक, एक था संश्लेषित, यानी जो लेबोरेटरी में तैयार किया। इन दोनों में तांबे का प्रतिशत देखा बराबर था 51.35%, कार्बन का था 9.74% दोनों में, और ऑक्सीजन का था 38.91%, यानी चाहे प्राकृतिक हो नेचुरल हो, एलिमेंट का परसेंट दोनों में बराबर है, ये नियम कहता है। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं, यानी कि सोर्स क्या है उसका, हम जो कंपाउंड ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, सोर्स पर निर्भर नहीं करता, न करते हुए जो एलिमेंट है उसके द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं, किसमें, कंपाउंड में। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इसे कभी कभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज से निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। एक अन्य नाम इसका है निश्चित संगठन का नियम। इसका अगर आप मुझसे और कुछ इसका एग्जाम्पल पूछोगे तो बहुत सरल है, वो है पानी, H2O जल। इसके अंदर अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 होता है। अब पानी चाहे कोई सा हो, चाहे कुएं से प्राप्त करो, नदी से प्राप्त करो, झील से प्राप्त करो, कहीं प्राप्त करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। इसी तरह शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अनुपात पूछ लिया आपका कार्बन और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो वो होता है 3:8, ठीक है, याद रखना है। तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनने का तरीका कोई भी हो 3:8 होगा ये, ठीक है ना। तो ये अनुपात पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 होता है, जल का 1:8 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। यह नियम दिया था जॉन डाल्टन ने, और इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कि मान लो कि दो तत्व है, दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जुड़े आपस में, जुड़कर एलिमेंट बना लिया, ठीक है, कंपाउंड बना लिया। ए सीधी सी देखते हैं इसको, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है इसकी लैंग्वेज समझने की, लेकिन मैं समझा दूंगा अभी। ए और बी है, ये मिलकर एक कंपाउंड बना लिया, ठीक है, कंपाउंड बना लिया। तो तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड बना लिया, एक्स बना लिया, फिर ये दोनों मिलकर क्या कहे, कंपाउंड वाई भी बनाएंगे। तो ठीक है, तो जब वाई बनाएंगे तो इन दोनों में से एक बंदा एक ऐसा होगा, एक कंपाउंड ऐसा होगा कि वो निश्चित सहयोग करेगा, दूसरा एक अनुपात में सहयोग करेगा। मान लो एक अनुपात किया, दूसरे में डबल कर लेगा, ठीक है ना। इसकी एक की मात्रा निश्चित रहेगी जबकि दूसरे की बढ़ेगी, डबल या ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो कंपाउंड बना लेंगे। एक कंपाउंड ए के अंदर मान लो कि इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन बी के अंदर देखें तो बी कंपाउंड वाई या बी के अंदर क्या होगा, वाई मान लेते हैं, इसके अंदर इसकी निश्चित रहेगी ना। एक की वैल्यू कंपाउंड एक्स और वाई दोनों में निश्चित है, लेकिन इसकी क्या है, एक सरल अनुपात में क्रिया करती है, ठीक है। यही कहता है, जिसका उदाहरण दे देते हैं कि मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है हमारे पास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो कंपाउंड बनते हैं, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाती है 18 ग्राम। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है 34 ग्राम। तो यह देख लो, कंपाउंड जल के अंदर हो या कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, इनके अंदर हाइड्रोजन यानी ए की मात्रा निश्चित है, 2 ग्राम फिक्स है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ग्राम और ये 32 ग्राम, यानी 1:2 में क्रिया कर रही है, यानी सरल पूर्णांक अनुपात में क्रिया कर रही है। यही नियम था गुणित अनुपात का नियम। यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, 16 और 32 ग्राम है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान है ना 2 ग्राम से क्रिया कर रहा है, यानी कि एक सरल अनुपात 16:32, एक से 16, एक से 32, ठीक है। 16 के पाड़े से कट जाएगा, 16 का 16, 16 दूनी 32, यानी 1:2 में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अन्य उदाहरण सोच सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सोच सकते हैं। इसका अन्य एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अन्य एग्जाम्पल हो सकता है कार्बन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर 2 कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाती है, एक तो बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मात्रा निश्चित रहती है 12-12 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें रहती है 16 ग्राम और इसमें रहती है 32 ग्राम, ठीक है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गेल-लुस्सैक का गैसीय आयतनों का नियम, ठीक है ना। 1808 में दिया गेल-लुस्सैक ने, और उन्होंने पाया कि जब रासायनिक प्रक्रिया में गैसें जुड़ती है, संयुक्त होती है या बनती है, ठीक है, तो उनके आयतन है सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो।
ठीक है, ये परिस्थिति सिचुएशन याद रखनी है कि गेल-लूसे का नियम कब लागू होता है, जब ताप समान हो और दाब समान हो, दोनों सिचुएशन समान होनी चाहिए तभी गेल-लूसे का नियम लागू होता है। ठीक है, और सरल अनुपात में क्रिया करती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अतः हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml से संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। है ना, हाइड्रोजन है, जल वाष्प या जल बना लिया, 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन ने मिलकर क्या 100 ml जल बना लेंगे। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त हो रहे हैं, आपस में अनुपात में है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। यही क्या है, गेल-लूसे का नियम है। और गेल-लूसे के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में है, और गेल-लूसे की कार्य की परिपूर्णता जब हुई जब अवोगाद्रो द्वारा खोज की गई। परिपूर्ण कार्य आ गया, अवोगाद्रो ने इस पर काम किया। स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है ना, जो स्थिर द्रव्यमान के संदर्भ में है। ठीक है ना, तो जाकर ये सब लाउजी के नियम से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बाकी जितने भी नियम है उसी नियम पर बने थे। आगे इसके अंदर बात हम करते हैं किसकी, इसका क्या एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे N2 + 3H2 क्रिया करके 2NH3 बनाती है। ठीक है, तो ये 100 ml है, मान लो N, ये 300 ml है हाइड्रोजन, क्योंकि ये 3 गुनी है, तो ये कितनी बनी, यहाँ पर 200 ml बन गई। तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात होगा 1:3:2। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ना, समान ताप और दाब समान है, समान आयतन है, उसमें अणु है, मॉलिक्यूल, वो समान होने चाहिए, बस इतना सा कहा था। अवोगाद्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो अपनी आसानी से समझ सकते हैं, यानी अणु और परमाणु के बीच अंतर किया। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन जुड़कर क्या बनते हैं, जल के 2 आयतन बनाते हैं, और ऑक्सीजन लेस मात्रा भी नहीं बचती। ध्यान दीजिए कि डिब्बे में अभी आगे आएगा, अणुओं की संख्या समान है। वास्तव में अवोगाद्रो ने इन परमाणुओं की व्याख्या को बहुपरमाणुक मानकर की। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणुक माना जाए, जैसा पहले ये बॉक्स देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 आयतन है, ये हाइड्रोजन का 1 आयतन है, क्योंकि दो आयतन होते हैं, 2 बॉक्स में है, और ऑक्सीजन का 1 आयतन है, तो ये जल वाष्प के 2 आयतन बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 आयतन बनाते हैं। ये है इसका प्रैक्टिकल निरूपण। ठीक है, और परमाणु और अणु की यहाँ पर निकल कर आए। परमाणु और अणु में भेद क्या, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अणु की बात करें तो किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उस पदार्थ का अणु कहलाता है। ठीक है ना, अणु का तो स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा होगा, जबकि परमाणु हो भी सकता है स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणुक माना जाता है तो ऊपर दिए गए परिणामों को समझना आसान है, परंतु उस समय डाल्टन एक ऐसा आदमी था, उसने कहा नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम द्विपरमाणुक नहीं मान सकते। उसको इसने अवोगाद्रो के नियम का खंडन किया, इसके विपरीत खड़ा हो गया कि मैं नहीं मानता। मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। कह नहीं है, जुड़ भी नहीं सकते। डाल्टन ने कहा द्विपरमाणुक नहीं होते, मैं नहीं मानता आपकी बात, जाओ यहाँ से। तो अवोगाद्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी में प्रकाशित हुआ। सही होने के बाद भी ये सही थे अवोगाद्रो, लेकिन डाल्टन ने खंडित किया। उस टाइम क्या है कि जो पहले से कोई नियम देता है उस दे देता है, ठीक है ना, तो उस वैज्ञानिक की ज़्यादा सुनी जाती है, तो उस टाइम तो सुनी गई। लेकिन उसके 50 साल बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्टेनिस्लाव केनिज़ारो याद रख लिए। इन्होंने इस पर काम किया और है ना, काम करके अवोगाद्रो के नियम को प्रसिद्धि दिलाई कि नहीं भैया, क्या कि अवोगाद्रो है वो सही थे। ठीक है ना, अवोगाद्रो को पुनः नियम को खोज करने वाले कौन थे, केनिज़ारो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी इसी के अंदर है। हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों जिसे एटोसोम अर्थात अविभाज्य कहा जाता है द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ये सबसे पहले किसने दिया था, द्रव्य का पदार्थ है यानी परमाणु है वो अविभाज्य है ना, यह सबसे पहले बात की थी। द्रव्य के छोटे कणों को अविभाज्य डेमोक्रिटस ने दी थी, लेकिन उसके कई प्रायोगिक अध्ययन के बाद सबसे जब जो 18वीं सदी में ये सिद्धांत को दोबारा दिया था डाल्टन ने। तो डाल्टन ने रसायन शास्त्र की एक नई पद्धति है, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी प्रकाशित की। ये इनकी किताब है, ठीक है ना, जिसमें प्रस्ताव थे, ठीक है ना, फिलोसॉफी।
दर्शन शास्त्रीय पद्धति प्रकाशित की है, प्रकाशित की डाल्टन ने। द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे किसने प्रकाशित की, इतना किसने प्रकाशित की पूछ सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्या क्या लिखा है इसमें। इतना लिखा है कि द्रव्य डाल्टन का सिद्धांत है, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है ना। द्रव्य क्या बना है, अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी कि कोई तत्व है, उसके एक जैसे परमाणु होंगे तो एक जैसे गुणधर्म होंगे, ठीक है। और विभिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे ए है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सारे एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन के सारे एक जैसे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में से होकर यौगिक बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तभी कोई नया कंपाउंड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंज होता है इनका। और रासायनिक अभिक्रिया न तो इन्हें बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, परमाणु न तो बन सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। ये बात वो लेवुजिये वाली आ गई, ठीक है। और डाल्टन के सिद्धांत को रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। यद्यपि इसमें यह गैस या आयतन पर लागू नहीं होता। गैस या आयतन किसने दिया था, अवोगाद्रो। उस पर तो इसने पहले ही कह दिया था कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता उसको, तो उसकी व्याख्या ये कर भी नहीं सका। और ये परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका, यानी परमाणु किस तरह जुड़ सकते हैं, जिसकी व्याख्या। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि लाउजिये के परीक्षण किस पर आधारित है, दहन अभिक्रिया पर, संयोजन अभिक्रिया पर, वियोजन अभिक्रिया पर, या रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो लाउजिये के नियम थे दहन अभिक्रिया का जो प्रायोगिक अध्ययन है उस पर आधारित थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि क्यूप्रिक कार्बोनेट के तत्वों के प्रतिशत का क्रम क्या है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है कॉपर, जो 51 पॉइंट प्राकृतिक और दोनों में था 51.35। तो कॉपर 2 में ज़्यादा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, सी और डी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा थी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इसमें, तो ये सही हो जाएगा, ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवोगाद्रो के सिद्धांत को किसने मानने से इनकार कर दिया था, लेवाजिये, प्राउस्ट, डाल्टन या थॉमसन। तो डाल्टन थे, उन्होंने अवोगाद्रो के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अवोगाद्रो के सिद्धांत को किसने सिद्ध किया। 4 ऑप्शन है, प्राउस्ट, थॉमसन, कैनिजारो, गै-लुसैक। तो कैनिजारो है, उन्होंने सिद्ध किया, इस नियम को आगे बढ़ाया 50 साल बाद, ठीक है ना, तब इसको जाकर प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है निश्चित संगठन का नियम किसने दिया था, डाल्टन, लावाजिये, गै-लुसैक या अवोगाद्रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित संगठन का नियम दिया था आपके एक मिनट, स्थिर संगठन का नियम आपके दिया था इनमें से, यहाँ आप कर लीजिए, ठीक है। एक आप नाम लिख लीजिए, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, तो जोसेफ प्राउस्ट डी कर लीजिए, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है ना। 3 नहीं है, डाल्टन, लेवाजिये और गै-लुसैक ने नहीं, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम दिया था, उसी को क्या है, निश्चित संगठन का नियम कहते हैं, ठीक है। ये थे 5 ऑब्जेक्टिव।